हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है, डैट इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो मैंने पिछले वीडियो में उसमें डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को मिला के बनी होती है। मीन्स उसमें कितने ही पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी रिजिड बॉडी में अप्लाई करते हैं तो वो शेप चेंज नहीं करती। वैसे तो ऐसी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता नहीं है कि जिसमें कि अगर हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी शेप चेंज ना करे, बट रिजिड बॉडी हम उसी को बोल रहे हैं अगर उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो उसने अपनी शेप चेंज नहीं की, वो अपनी डेफिनेट शेप में रह रही है। तो उसमें ऐसे कितने ही पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई भी रोटेशनल, अगर कोई भी मोशन हो रहा है, चाहे वो ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसमें तो कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो वो तो सभी फिर उसके साथ मूव कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास। कौन सा टॉपिक है? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि एक बॉडी जो होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के बनी होती है। जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे अब कि मैं एक ऐसा सिस्टम लूँगी, अब उसमें आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊँगी जहाँ पे जो होल मास ऑफ द बॉडी है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होगा। जैसे कि ये अगर एक बॉडी है, जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी में कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, इस वाले पार्टिकल पे हमने क्या करना है कि अगर मैंने सेंटर ऑफ मास बताना हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, ये मास कहाँ पे सारी बॉडी का एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मैंने एक सेंटर ऑफ मास ले लेना है जिसमें मैंने कहना है कि इस पॉइंट पे सारा बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा है। जैसे ये एक पार्टिकल है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, ये भी साथ में घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे भी घूम सकता है ना। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है कि जो परफेक्टली रोटेट कर रही है, वो इधर को भी कर सकती है, किसी भी साइड को कर सकती है ना। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब एक पार्टिकल मैं लेके चल क्यों रही हूँ, एक पार्टिकल ही क्यों लिया है, क्योंकि जब बॉडी मूव करी उसमें तो ऐसे कितने ही पार्टिकल्स है, तो बॉडी के मास के बारे में बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक पार्टिकल ले लेते हैं कि इस पॉइंट पे जाके जो सारा सेंटर ऑफ मास है वो सारी बॉडी का एक ही पॉइंट पे लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया कि एक पॉइंट लिया जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, वो उस पॉइंट पे सारे का सारा मास जो है वो लग रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि कोई भी मैंने दो पार्टिकल्स ले लेने हैं। अब मैं डेरिवेशन करने जा रही हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर मैंने टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखना है, अब देखना यहाँ पे है क्या, मैंने कोई दो पार्टिकल्स लेने, ठीक है, ए और बी, एक्स वाई जेड प्लेन मैंने ड्रॉ कर लिया। उसमें मैंने दो पार्टिकल्स ले लिए कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, ये ले लिया मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब जो बॉडी है वो भी तो मूव कर रही है ना, तो इसमें क्या है, F1 इज़ द एक्सटर्नल फोर्स दैट इट इज़ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एंड F2 बी द एक्सटर्नल फोर्स दैट इट इज़ एक्टिंग ऑन पार्टिकल B, ठीक है। तो हियर R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर कि इसकी पोजीशन यहाँ पे हो सकती है, एंड R2 मैंने B की ले ली कि इसकी पोजीशन कहीं यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, B पे है, ठीक है, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और R इज़ द R वेक्टर CM इज़ व्हाट, इट इज़ सेंटर ऑफ मास कि जहाँ पे मेरी होल बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट हो रहा है। इतना समझ में आ गया? ये मैंने इसीलिए लाइन डॉटेड ड्रॉ की है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है। अब F12 एंड F21 है क्या, ये दोनों है क्या, दीज बोथ आर द
इंटरनल फोर्सेस कैसे है, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मीन्स जो फोर्स ऑन ए पार्टिकल है वो किसकी वजह से लग रहा है, बी की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे F21 क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब इतना समझ लो कि अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें जो फोर्स होंगी वो ऑपोजिट होंगी, इसलिए मैंने दिखाया है कि ये इस साइड को जा रही है, ये इस साइड को आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको डेरिवेशन करवाने जा रही हूँ कि इसमें है क्या। अब देखो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2। अब कोई भी बॉडी है उसका कुछ मास तो होगा ही ना, मैंने ये तो बता दिया कि हाँ ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है। अब इसका मास m1 हम ले रहे हैं, इसका m2 ले रहे हैं, ठीक है। लेट r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स, की r1 एंड r2 कोई भी पोजीशन वेक्टर्स है पॉइंट ए के और पॉइंट बी के। अगर कोई भी बॉडी में मोशन है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि वो मोशन में है ना, बॉडी मूव कर रही है, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू dr1 बाई dt, कि उसमें कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। ऐसे ही मैंने v2 पे ले लिया कि v2 एक मेरे पास वेलोसिटी है जिस पे कि मेरे पे dr2 बाई dt पोजीशन वेक्टर बाय टाइम मैंने लिख लिया कि इसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज एंड f1 एंड f2 वी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाँ मैंने बताया था कि f1 एंड f2 वो दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे लग रही है। अब F12 क्या था, इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B, यही था ना यहाँ पे कि F12 इज द एक्सर्टेड फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B एंड F21 वेक्टर इज व्हाट, इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल B, एक्सर्टेड फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू A, दैट इज F वेक्टर 21। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे क्या है, न्यूटन्स लॉ मेरे पास थर्ड क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरे पास बोलता है कि F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। ऐसा ही था, टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया था, ये इधर को एक्ट हो रहा था, ये इधर को हो रहा था, मीन्स ये क्या है, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। लिख दिया मैंने F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F21। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इनमें अब नेट इंटरनल फोर्स इसमें कितनी आ रही है, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ यही फोर्स नहीं लग रही, मतलब इंटरनली नहीं लग रही, एक्सटर्नली भी आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी की एडिशन करेंगे कि मेरे पास ये भी फोर्स लग रही है, ए पॉइंट पे ये वाली भी थी, बी पे कौन सी थी, F2 एंड F21 लग रही थी। अब क्या करेंगे, हम इन सभी का समेशन कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 प्लस F12, है ना, यहाँ पे ए पॉइंट पे F1 इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल A एंड F12 इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने सिस्टम फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2, ऐसे ही मैंने इस पे लिख दिया कि F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल B एंड F21 इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल B ड्यू टू A, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, F1 एंड F2 को कंबाइंड कर दिया, F12 एंड F21 को कंबाइंड कर दिया यहाँ पे। अब क्या था कि मैंने जब इक्वेशन 1 बनाई थी, मैंने इसमें क्या लिखा था कि F12 एंड F21 का जो सम है दोनों का वो किसके इक्वल आ रहा है, कि इन जो इंटरनल फोर्सेस है उन दोनों का सम किसके इक्वल हो रहा था, 0 के। मैं इन दोनों को लिख सकती हूँ फिर F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, यहाँ पे है ना, यूजिंग इक्वेशन 1, इसलिए ये सारा जो था टर्म ये इक्वल्स टू 0 हो गई। अब मेरे पास रह कौन सी गई, F1 प्लस F2 आ गया, F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 वेक्टर, ठीक है।
अब यहाँ तक तो आ गया कि ये इक्वेशन 2 तक, हाँ ठीक है, फोर्सेस कौन सी लग रही थी वो मैंने बता दिया। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ लीनियर मोमेंटम भी लगेगा ना। लीनियर मोमेंटम कैसे लगेगा, ये ए पार्टिकल पे है F1 प्लस F12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू d/dt m1 प्लस p1। हमें पता है p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv के होता है कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना ले लिया, m1 v1। ये इक्वेशन 3 होगी। ये पार्टिकल किस पे लग रही थी, ए पे लग रही है। अब इस पे 2 पे क्या लग रही है, फोर्स F2 प्लस F21 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम m2 इंटू v2। ये बन गई इक्वेशन 3 एंड ये वाली इक्वेशन बन गई 4। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस 3 और 4 आई थी, तो करना क्या है, ऐड करना है इन दोनों को। जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, d/dt m1 v1 वेक्टर प्लस d/dt m2 v2 वेक्टर इक्वल्स टू F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। ठीक है, इन इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर लिख देना है। अब इन दोनों को मैंने ऐसे क्यों लिखा, अगर आपको पीछे याद होगा क्या किया था हमने यहाँ पे लिख दिया था F1 प्लस F2 वेक्टर किसके इक्वल था, F वेक्टर के, और F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर किसके इक्वल आ रहा था, 0 के। अगर ये वाली दोनों चीज़ें आपको याद है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहना साथ साथ में कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, फोर्थ क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगी इक्वल्स टू 0, होगी कि नहीं। ये किसके इक्वल थी, F वेक्टर के, लिख दी मैंने। समझ आ रहा है यहाँ तक कि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद d/dt करके m1 v1 प्लस m2 v2 लिख दिया। लिखने के बाद इसको मैंने लिख दिया F वेक्टर के इक्वल टू। अब इक्वल टू यहाँ पे F वेक्टर लिखने के बाद मैंने v1 और v2, ये कैसे आया, ये पॉइंट कैसे आया बताती हूँ। v1 वेक्टर इक्वल टू dr1/dt और v2 वेक्टर कहाँ, हमने पिछली हमने ये जो इक्वेशंस की थी कि नहीं, ये निकाली थी कि नहीं, कि जो v1 है वेलोसिटी है वो पार्टिकल पे कितनी लग रही है, v2 वेलोसिटी कितनी लग रही है। तो यही तो यहाँ पे पुट किया है। v1 वेक्टर पे देखो dr1/dt लिख दिया और v2 पे dr2/dt। फिर से देखो d/dt m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू F वेक्टर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये इधर चल गई, m1 यहाँ पे v1 की जगह पे ये वाली वैल्यू, m2 यहाँ पे v2 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं, लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या करना है, d/dt m1 r1 को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे m2 r2 को लिख दिया। लिखने के बाद d/dt इन दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। इन दोनों को यहाँ पे मैंने लिख लिया और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। ये आ जाएगा d/dt² और यहाँ पे आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। आगे यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो इजी था। अब आगे भी इजी ही है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया राइट हैंड साइड को किसके साथ, m1 प्लस m2 के साथ। अब देखो राइट हैंड साइड, इधर वाली साइड m1 प्लस m2 लिख दिया, ये ऐसे सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। अब इसको किसके साथ डिवाइड करना है, m1 प्लस m2 के साथ। इतना क्लियर है। अब देखो d/dt² किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन याद है की थी, ये होती है d/dt²। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है इस सारे इक्वेशन पे, क्योंकि वो पीछे dr होती है, d²r होती है ना, तो मैंने इस जगह पे लिख देना है a वेक्टर। पता चला, यहाँ पे ये सेम रह जाएगा। अब इस वाली पूरी टर्म पे आ जाएगा e वेक्टर। ठीक है, नाउ इफ ए पॉइंट ऑफ मास m1 प्लस m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर rcm क्या था बताया,
सेंटर ऑफ मास था, जहाँ पे होल बॉडी का सिस्टम का जो मास है वो कंसंट्रेट हो रहा था। इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर, देन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, ये बन जाएगी, देखो यहाँ पे ये आएगी m1 प्लस m2 डी स्क्र आर सी एम, दैट इज सेंटर ऑफ मास ओवर डी टी स्क्र। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो होगी इक्वेशन 6, ये वाली होगी इक्वेशन 5। अब इन दोनों को मैंने क्या लिख देना है कि जो मेरे पास ये वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, आर सी एम इक्वल्स टू दैट इज सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। मतलब कि ये सारा मेरे पास निकल आएगा कि ये क्या है, मेरे पास सेंटर ऑफ मास की सारी वैल्यू आ गई, क्योंकि यही मैंने निकाली थी ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जगह पे मैंने कर दिया था कि नहीं, इसको पुट किया था ना, मतलब कि ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। वहाँ पे देखो लिखा था ना m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर m1 प्लस m2, इसलिए मैंने इसकी जगह पे लिख दिया कि आर सी एम इक्वल टू m1 r1 वेक्टर और m2 r2 ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि इस जगह पे ही मैंने इसको लिखा है RCM के। देखो ऐसे यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है कि वहाँ पे मैं इसकी जगह पे RCM लिख के इसको पुट कर सकती हूँ। द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर RCM इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 थी मेरे पास, तो मैं जो पहले इक्वेशन 1 करके आई थी उसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, m1 प्लस m2 RCM इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। जरूरी नहीं यहाँ तक, आप यहाँ तक भी करके इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये भी आपने यहाँ पे तक पॉइंट करना ही करना है। ये क्लियर हो गया कि हमने इसमें किया क्या। आज हमने इसमें देखा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या और सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम को हम कैसे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसको शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना कि अगर आपने मेरी सीरीज़ पिछली नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।